हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं किसका, बीपीएससी 101 का। ठीक है, तो मैं ये सोच के बैठी हुई इस टाइम पर कि आप सभी बच्चों ने हर एक यूनिट को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, कि मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर का आपको डिटेल में नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी कि देखो जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको कर लेना। नहीं, डिस्कस तो करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ना, तो वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, तो टेंशन वेंशन नहीं लेने का है। और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो हल्के में भी नहीं लेने का है इनको। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ने का है। और करते हैं शुरुआत फिर इस लेक्चर की। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जहां पर बोला गया है राइट अ नोट ऑन डेमोक्रेसी एंड डिसेंट। डेमोक्रेसी पढ़ के आए, डिसेंट पढ़ के आए, तो आपको एक नोट लिखना है डेमोक्रेसी के ऊपर, डिसेंट के ऊपर। ठीक है, तो पहले तो आपको डिसेंट बताना है कि डिसेंट क्या होता है। ठीक है, और डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है किससे, डिसेंट से, फिर ये बताने का है। ठीक है, तो डिसेंट क्या होता है, जहां पर हम रजिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है, हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एक्सेप्ट करने से नहीं करते हैं, अगेंस्ट जाते हैं गवर्नमेंट की। देखो हमको ये पॉलिसी नहीं पसंद आया रे बाबा, हमको नहीं मानने का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, तो हम डिसेंट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, डिसेंट दिखाते हैं। ठीक है, तो डिसेंट क्या हुआ, जहां पर हम कोऑपरेट नहीं कर पाते, करते हैं किससे, अपनी अथॉरिटी से। ठीक है, जो कि आपकी गवर्नमेंट है उसके साथ। डिसेंट एक तरह का क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, जहां पर आप पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो, लेकिन आप पार्टिसिपेट तो कर रहे हो ना। ठीक है, देश भी कभी कभी इसको इलीगली माना जाता है। ठीक है, जब आप प्रोटेस्ट करते हो, मार्च करते हो, बॉयकॉट कर देते हो, ठीक है, वो सिविल डिसोबीडियंस, इन सबको क्या माना जाता है कि आप इस टाइम पर डिसेंट दिखाते हो। ठीक है, मतलब प्रतिरोध दिखाते हो। ठीक है, कि आप मान ही रहे हो, सिविल डिसोबीडियंस पे चले गए हो, बॉयकॉट कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपकी कोई मांग है उसको पूरा करने का है। ठीक है, तो ये सभी हमारे डिसेंट है। और काफी बड़े बड़े हमारे फेमस पर्सन रहे हैं, जैसे कि एम.के. गांधी, ठीक है, मार्टिन लुटेन, जो कि इन्होंने काफी सपोर्ट किया है किसको, सिविल डिसोबीडियंस को। ठीक है, और जॉन रोल, जो कि सिविल डिसोबीडियंस की काफी बात करते हैं कि फ्री और रेगुलर इलेक्शन होना और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना। ठीक है, ये डेमोक्रेसी का क्या होता है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि ये सारी जरूरी होनी चाहिए किसके अंदर, डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर। ठीक है, और वहां पर सिविल डिसोबीडियंस भी होना चाहिए। ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ बढ़ाता है किसके, आपकी डेमोक्रेसी का। ठीक है, अब क्या है, आगे हम देखते हैं तो डेमोक्रेसी का इससे क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो बोला जाता है कि देखो अगर डेमोक्रेसी है तो आपके पास डिसेंट को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो राइट दी जाती है। ठीक है, हर एक इंसान को डेमोक्रेसी में बोलने का अधिकार होता है। ठीक है, ये बैकबोन होता है आपकी फ्रीडम का। जहां पर आपको बोलने का अधिकार नहीं होगा तो वो किस चीज की डेमोक्रेसी है ना। तो पड़ोसी देश आप देख सकते हो अपना एक, क्योंकि झंडा तो लेते हैं डेमोक्रेसी का, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं दिया रे बाबा। ठीक है, आप फ्रीली असेंबली कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हो। ठीक है, राइट टू वोट होना चाहिए। अगर आपके पास राइट टू वोट नहीं होगा हर एक इंसान को, तो वो क्या होगा। ठीक है, जहां पर सरकार अपनी मनमानी चलाएगी, लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा, वो डेमोक्रेसी थोड़ी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है जी। और कभी कभी लगता है कि जो क्या है वो ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, और प्रोसेस जो लॉ है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या नहीं कर पाते, आपको नहीं पसंद कोई ऐसा कानून है जो नहीं पसंद, तो आप उसको डिसेंट कर सकते हो, आप उसके प्रतिरोध कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इम्पार्शियल नहीं होने का कि हमेशा ही गवर्नमेंट कुछ बोले क्या रही पॉलिसी तो हमेशा हम क्या दिखाएंगे, डिसेंट दिखाएंगे। ठीक है, तो अपने कंसाइन अपने अंदर की सुनने का है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर जो वो डिसेंट है वो होना चाहिए। काफी बड़े बड़े थिंकर्स है वो बोलते हैं, लेकिन जो डिसेंट होना चाहिए वो आपका नॉन वायलेंट होना चाहिए। ठीक है, कि आप वायलेंस वगैरह ना करो। ठीक है, जो आपको बोलना है सरकार से बोलो, लेकिन क्या करना चाहिए, नॉन वायलेंट तरीके से करना चाहिए। यहाँ पर हमारे दो थिंकर्स है, गैलीलियो, ठीक है, और कोपरनिकस। ये क्या बोलते देखो, जैसे सोलर सिस्टम में एक सन होता है ना बीच में, ऐसे डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, डिसेंट होता है। ठीक है, वो कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी जहां पर हमेशा गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आ रही है और लोग उसको क्या कर रहे हैं, मानते जा रहे हैं। ठीक है, लोग हमेशा क्या कर रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी।
ठीक है, लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जहां पर वो उस चीज के अगेंस्ट जाना चाहते हैं वो जाए। ये लोगों की सरकार है, यहाँ पर लोगों की सुनी जानी चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें साउथ अफ्रीका में पहले अपार्थाइड सिस्टम चलता था, लोगों ने उस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट करा, उन्होंने डिसेंट दिखाया तो खत्म हुआ ना, डेमोक्रेसी आया। ठीक है, तो ये जब डिसेंट करते हैं ना तो वो आपकी अचीवमेंट को पूरा करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं जैसे सोलर सिस्टम के अंदर सन होता है ना, ऐसे डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिसेंट हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द व्यू ऑफ लुकालो मुफाफो इन द पोस्ट मॉडर्निज्म। लुकालो और मुफाफे के आपके व्यूज बताने हैं, जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म के हमारे थिंकर्स थे। तो ये हमारे बड़े बड़े थिंकर्स थे किसके, पोस्ट मॉडर्निज्म के और पोस्ट मार्क्सिस्ट के। ठीक है, ये सपोर्ट करते थे किसको, पोस्ट मार्क्सिस्ट थिंकिंग को। ठीक है, आइडियोलॉजी को। ये बोलते थे देखो मार्क्स ना हमेशा अपना इकोनॉमिक चीजों के ऊपर ही ध्यान रखा था, उन्होंने कभी वुमेन्स के बारे में बात नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कभी ब्लैक्स के बारे में बात नहीं करा, इमिग्रेंट्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, इकोलॉजिस्ट के बारे में, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने कभी बात नहीं किया। हमेशा वो प्रोलिटरेट को लेकर ही चलते रहे। ठीक है, हमेशा वो वर्किंग क्लास की बात करते रहे, उनका आगे कोई चला ही नहीं उससे पहले। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो ये हमारे हैं, ये क्या कहते हैं, लुकालो और मुफाफो, जो कि क्लासिकल मार्क्सिज्म की बात करते हैं। वो बोलते हैं देखो ये जो पहले था ना, ये बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स था। ठीक है, बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स था, जो कि सिर्फ वर्किंग क्लास की ही बात कर रहा था, उन्हीं की मांग कर रहा था। ठीक है, और तो आपने देखा क्या उसने कभी राइट्स की बात की, नहीं। ठीक है, उन्होंने कभी वुमेन्स की भी बात नहीं करी, उन्होंने कभी मार्जिनलाइज सेक्शन की भी बात नहीं करी, हमेशा वहां पर प्रोलिटरेट की बात की जा रही थी। तो बोले कि इसलिए जो मार्क्सिस्ट था वो ज्यादा आज के टाइम पर विजिबल नहीं दिखता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या था, ऑर्थोडॉक्स था। ठीक है, तो ये रिजेक्ट करते हैं, जैसे ये बोलते हैं कि जैसे दरीदा, फुकाट, ये सभी के सभी क्या करते हैं, मैटा नैरेटिव को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, लिटिल नैरेटिव को ये फेवर करते हैं, तो ऐसे ही क्या करते हैं, ये इस चीज को फेवर करते हैं, तो इनको इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म बोला जाता है। ये रिजेक्ट करते हैं कि कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, किसी भी चीज का कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है ना, ठीक है, एक यूनिवर्सल एक आइडेंटिटी नहीं हो सकती। ऐसे ही बोलते हैं कि देखो कोई यूनिवर्सल चीजें नहीं होती है, कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता है। एक इंसान का जो आइडेंटिटी होता है ना, उसके पीछे भी काफी रीजन होते हैं। अगर मैं आप लोगों से आपकी आइडेंटिटी पूछूं, बताओ जी आप कौन हो, तो आप अपना नाम बताओगे, आप अपना कहाँ से हो वो बताओगे, एजुकेशन बताओगे, अपना रिलीजन बताओगे, आप क्या हो, मतलब सब कुछ बता दोगे। तो एक आइडेंटिटी एक नहीं है इंसान की। ठीक है, तो बोलते हैं देखो कोई सिंगल मीनिंग नहीं है, एक ट्रस्ट भी एक नहीं है। ठीक है, ये बोलते हैं कि हम एंटी थ्योरिस्ट नहीं है भाई, हम आपकी थ्योरीज को रिजेक्ट नहीं कर रहे। मार्क्सिस्ट का माना कि गलत था, हमने उसको रिजेक्ट करा, तो मतलब ये नहीं हुआ हम एंटी थ्योरिस्ट हो गए। हम बोल रहे हैं जो थ्योरीज गिवन है हम उसको भाई पढ़ रहे हैं, गिवन कर रहे हैं, जो स्कीम फिक्स नहीं हो रही उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो बोलते हैं हम एंटी रीजन भी नहीं है, हम आपके रीजन के अगेंस्ट नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं रीजन को लेकर। हमारा जो क्वेश्चन है वो रीजनेबल है, क्या है, रीजनेबल है। ठीक है, ये बोलते हैं हम एंटी नॉलेज भी नहीं है, कि हम ये नहीं बोल रहे कि देखो आप में नॉलेज नहीं है, हम में नॉलेज है, हम एंटी नॉलेज भी नहीं है। वो बोलते हैं जो चीजें एक्सप्लेन, हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पावर को, मार्केट को, जो आज के टाइम पर जो नॉलेज है ना उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ना हम एंटी नॉलेज है, ना हम एंटी रीजन है, ना हम एंटी थ्योरिस्ट है, जो कि हम किसी के अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, ये लुकालो और मुफाफे ने बोला। ठीक है, आगे चलते हैं, डिस्कस द एम्पिरिकल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आपको एम्पिरिकल अप्रोच बतानी है पॉलिटिकल थ्योरी की। तो हमने दो अप्रोच पढ़ा था अपना फर्स्ट चैप्टर में, एक नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल। भाई ये क्वेश्चन तो तुम जरूर करके जाना। और एक इस चैप्टर में से एक और क्वेश्चन है पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर रिलेटेड टर्म। इन दोनों में से जरूर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना। नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच। तो नॉर्मेटिव अप्रोच मैंने आपको पढ़ा दिया था, हम यहाँ पर फोकस करेंगे एम्पिरिकल अप्रोच पर। एम्पिरिकल अप्रोच क्या बोलती है देखो डिस्क्राइब करती है फैक्ट को। ये बेस होती है किसके ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर। ये सिर्फ आपको ये दिखाती है क्या है, जो इसके ऑब्जर्वेशन होते हैं वो डिस्क्राइब करती है क्या है। ये नहीं बताती क्या होना चाहिए, क्या होगा, और क्या अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये बोलती है ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको फैक्ट दिखाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें किसका, पॉल्यूशन का। ठीक है, तो जो नॉर्मेटिव वाले होंगे वो बोलेंगे कि देखो पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ठीक है, वो बताएंगे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, कैसा क्या क्या करना चाहिए। और हमारे एम्पिरिकल अप्रोच वाले क्या बोलेंगे, देखो जी ग्लोबलाइजेशन बोले सॉरी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो कुछ फैक्ट तैयार करके लेकर आएंगे। ठीक है, देखो इस चीज पर यहाँ पर आपके
जो पॉल्यूशन है वो कितना बढ़ रहा है, ठीक है, वो पूरा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, ठीक है जी। जो एम्पिरिकल अप्रोच वाले हैं वो फोकस करते हैं किसके ऊपर, फैक्ट के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, पूरा इंक्वायरी लेते हैं वो, ठीक है, वो नॉलेज बेस्ड अप्रोच होती है, ठीक है, वो हर एक फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जो इवेंट होता है ना उसको दिखाते हैं कि देखो जी पॉल्यूशन ऐसे हो रहा है, ठीक है, वो दिखाएंगे, वो आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे, देखो है क्या, वो आपको अपनी खुद के भाषण नहीं देंगे कि ऐसा करोगे वैसा होगा, आपको ऐसा करना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, ऐसी चीजें बातें नहीं करते हैं, ठीक है, ये सीधा आपको क्या दिखाते हैं, नॉलेज बेस्ड चीजें दिखाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे एम्पिरिकल थ्योरी वाले होते हैं वो रिफ्यूज करते हैं किसको, जो वैल्यूज जजमेंट होती है, जो मोरल राइट्स होती है, ठीक है, जो नॉर्मेटिव वाले फेवर करते हैं, तो बोलते हैं कि देखो हमारा तो नॉलेज के ऊपर फोकस है, ठीक है, वो बोलते हैं कि हमको नहीं इन वैल्यूज जजमेंट इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देने का, ठीक है। तो जो ये हमारी एम्पिरिकल अप्रोच है ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है, ठीक है। ये नॉर्मेटिव अप्रोच से अलग होती है क्योंकि ये क्या करती है, रिसर्च करती है, छोटी छोटी चीजों पर टेस्ट करती है, ठीक है, ये रिजेक्ट करती है हिस्ट्री के आइडियाज को, ठीक है, ये जो हिस्ट्री के जो आइडियाज होते हैं ना इन सबको रिजेक्ट करती है कि ऐसे उन लोगों ने पहले हिस्ट्री में ये करा था तो पॉल्यूशन कम हो गया था तो आपको भी यही करना चाहिए, नहीं, ये आपको पूरा नॉलेज के बारे में बात करेगा, ये छोटी छोटी स्टडी के ऊपर फोकस करती है, क्या, एम्पिरिकल अप्रोच। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है राल्फ मैलीबैन का व्यू स्टेट के ऊपर एंड क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है, दो एक फोर्थ के अंदर आपके दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड है। पहले तो राल्फ मैलीबैन का क्या व्यू है स्टेट को लेकर एंड क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में लिखना है। तो राल्फ मैन का क्या व्यू है, इनकी एक बुक है द स्टेट ऑफ कैपिटल स्टेट, ठीक है, जहां पे कुछ अलग अलग एलिमेंट बताते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि ये जो एलिमेंट है जरूर होने चाहिए, कंसिस्ट करने चाहिए किसमें, हर एक स्टेट के अंदर, ठीक है। पहला तो वहां पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, अगर कोई भी स्टेट है, कोई भी वहां पर जगह है या कोई भी ऐसा एरिया है वहां पर सरकार होनी चाहिए, ठीक है, उस एरिया में सरकार होनी चाहिए, क्यों, रूल्स और रेगुलेशन के लिए, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन के लिए वहां पर कुछ इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए तो क्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट है तो सिविल सर्विस भी होनी चाहिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट भी होना चाहिए, वहां पर पूरा सिस्टम होना चाहिए, सरकार नहीं कि भाई देखो जो हमारे महाराजा है वो पूरे दिन कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं, उनका तो कोई कुछ है ही नहीं, उनका ना ही कोई आर्मी है ना है कोई सिविल सर्विस है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई सरकार नहीं होगा, ठीक है। तो बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट भी होना चाहिए जो कि क्या मेंटेन रखे, पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रखे, ठीक है, उनके एरिया को प्रोटेक्ट करके रखे, मिलिट्री पुलिस वही सारी चीजें, ठीक है, जुडिशरी जो कि पूरे रूल्स और रेगुलेशन को वहां पर बना के रखे। फिफ्थ बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, अब तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया लेकिन लोकल लेवल पर कुछ नहीं है, लोकल लेवल पर खोखला हुआ पड़ा है पूरा स्टेट, ठीक है, तो बोलते हैं लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट होनी चाहिए। सिक्स वो बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव असेंबली होनी चाहिए जहां से हर एक लोग क्या करे, अपने स्टेट को, मतलब हर एक डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए किसकी स्टेट की, और ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं किसके ऊपर, पार्लियामेंट्री स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो ये किसका व्यू हुआ, स्टेट मैलीबैन का, ठीक है। तो क्या बोला, गवर्नमेंट होना चाहिए, सिविल सर्विस होनी चाहिए, मिलिट्री पुलिस होना चाहिए, एंड देन उसके बाद उन्होंने जुडिशरी बोला, लोकल गवर्नमेंट बना, एंड देन रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बोला, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था लिबरलिज्म तीन फेजेस में डिवाइडेड है, क्लासिकल, मॉडर्न, न्यूलिबरलिज्म, ठीक है, न्यूलिबरलिज्म भी करके जाना है आपको, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या बोलता है, यहां पर हमारे इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे, रुको एक सेकेंड, हाँ, ये क्या करता है, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है सपोर्ट करता है लिबरल थ्योरी को, ठीक है जी, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि देखो हर एक इंडिविजुअल की इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा ये झुका हुआ है, ये हर एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की बात करता है, ठीक है। ये नेगेटिव लिबर्टी के आइडिया को क्या करता है, फेवर करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लार्जेस्ट फेयर को ये क्या करता है, फेवर करता है, ठीक है, कि डॉक्ट्राइन ऑफ लार्जेस्ट फेयर होना चाहिए, नेगेटिव लिबर्टी होना चाहिए, कि सरकार किसी भी इंसान की लाइफ में दखल अंदाजी ना दे, जो उसे करना है वो करे, ठीक है। गवर्नमेंट लार्जेस्ट फेयर क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर रखे ही ना, ठीक है, बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए, मार्केट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, ठीक है। इसको सपोर्ट करने वाले कौन है, एडम स्मिथ, जैरी बेंथम एंड जे.एस. मिल, जो कि सपोर्ट करते हैं कि गवर्नमेंट अपना बहुत ही कम रोल प्ले करे किसके अंदर, स्टेट के अंदर, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को राइट होना चाहिए जो उसे करना है जो वो करे, ठीक है।
तो ये सारे हमारे इस टाइम पर आइडिया चल रहे थे, मार्केट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट स्टेट होनी चाहिए, ये सारी चीज था। चलो ठीक है। तो होता क्या है कि 1970s में, क्योंकि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि जो राइट है वो सरकार के ऊपर ही पूरा डिपेंड होता है, कि सरकार इस चीज को डिसाइड करती है किसको राइट देने का है, किसको नहीं देने का, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पर एक थिंकर्स है जॉन लॉक, जो कि क्या बोलते हैं, जेफरॉन, ये बोलते हैं कि देखो जो राइट्स होती है ना, जो अधिकार होते हैं, वो तुमको नेचर से मिलता है, ठीक है। वो सरकार का काम नहीं होता देना, किसको नहीं देना, कि किसको इजाजत दी जाए, किसको अधिकार दिया जाए बोलने का, किसको अधिकार दिया जाए सांस लेने का, नहीं। जो ये अधिकार होते हैं आपको नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। गवर्नमेंट का काम होता है उन अधिकार को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। तो बोलते हैं सिर्फ गवर्नमेंट का ये काम होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। अब जो ये हमारा नेगेटिव लिबर्टी था, अच्छा था, काफी सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा था, सेल्फ सफिशिएंट था, ठीक है। ये गवर्नमेंट के रोल को प्ले करने की बात कर रहा था, गवर्नमेंट जो मार्केट होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल रोल प्ले करे, कैपिटलिस्ट स्टेट की बात कर रहा था, ठीक है भाई। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, लार्जेस्ट फेयर को ये सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से कैपिटलिज्म बढ़ जाता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो प्रॉफिट आ रहा था वो कुछ ही लोगों के हाथ में आ रहा था, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हीं के हाथ में पूरा पैसा जा रहा था, ठीक है। बहुत सारे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब तुम प्रोडक्शन बनाए जा रहे हो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, गुड्स को प्रोड्यूस किए जा रहे हो, लेकिन जब वो मार्केट में बिकेगा ही नहीं तो क्या होगा? मार्केट बिल्कुल गिर जाएगी, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। और क्यों? क्योंकि लोग पॉवर्टी फेस कर रहे थे, ठीक है, और पैसा की कुछ ही लोगों के हाथ में था। तो ये सारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखा, ठीक है। और उस टाइम पर गवर्नमेंट भी नहीं थी, क्योंकि सारा पावर किसके हाथ में था? इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है एक क्लासिकल लिबरलिज्म का, वो ये है लार्जेस्ट फेयर। और लार्जेस्ट फेयर को बोला जाता है कि गवर्नमेंट का तो कोई कंट्रोल ही नहीं था, आपने इतना सारा प्रोडक्शन कर दिया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, लेकिन जो खरीदने वाले थे वो कहाँ पर गए? वो तो बेचारे पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा पॉपुलेशन खरीद ही नहीं कर पा रही थी उसको, ठीक है। तो इसका रीजन बोला जाता है, इसलिए हमारा ये चला जाता है। फिर उसके बाद वेलफेयरिज्म ये वाला आता है, ठीक है। राइट अ नोट ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के ऊपर फर्स्ट वेव लिखने का है, ठीक है। तो हमारे फेमिनिज्म अगेंस्ट जाते हैं किसके? ये वुमेन की राइट्स के बारे में बात करते हैं, पैट्रियार्की के अगेंस्ट जाते हैं कि वुमेन को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए सोसाइटी के अंदर, इस चीज को ये सारे फेवर करते हैं, ठीक है। तो इतना इंट्रोडक्शन में लिख के आने का, फिर उसके बाद फर्स्ट वेव ये हेडिंग डालने का, एंड देन फिर उसके बाद लिखना है फर्स्ट वेव। ये लार्जली यूनाइटेड स्टेट और रुको एक सेकेंड, यूएसए और यूके के अंदर आई थी। कब? 1920 से लेके 1940 तक, ठीक है। बोला जाता है जो फर्स्ट वेव थी किसकी? फेमिनिज्म की, ठीक है, जो कि सपोर्ट कर रहे थे वुमेन को, ठीक है। बोल रहे थे कि वुमेन को भी राइट मिलने का है, ठीक है। तुमने राइट टू वोट दे दिया किसको? वुमेन्स को। वुमेन को कौन देगा रे बाबा, ठीक है। ये क्या कहते हैं? वुमेन को राइट मिलने का है, ठीक है। 1920 से लेके 1940 तक आपकी ये वेव चलती है, ठीक है जी। एक डिक्लेरेशन होता है किसका? एलिजाबेथ कैंडी सैनसोन का, कब? 1848 के अंदर। यही एक इन्विटेशन देती है इस वेव को, ठीक है। ये क्या कर रही थी? ये जो डिक्लेरेशन था एक नई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को हाईलाइट करती है, आइडियोलॉजीज के इसके लिए, फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए, ठीक है। बोलती है कि देखो इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्रॉपर्टी राइट मिलना चाहिए, ठीक है। इक्वल प्रॉपर्टी राइट मिलना चाहिए और हर एक वुमेन को डिग्निफाई लाइफ मिलना चाहिए, ठीक है। उनकी इज्जत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुमको राइट टू बोर्न नहीं होना चाहिए, तुमको तो प्रॉपर्टी का राइट ही नहीं है, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। उनको भी इकोनॉमिक, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स मिले, सारे अधिकार होने चाहिए, ठीक है। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में जो फेमिनिस्ट थे उनका जो मतलब जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, मांग थी, ठीक है। तो पहले मांग कर रहे थे कि देखो हर चीज में हमको राइट चाहिए, हमको प्रॉपर्टी राइट चाहिए, हमको डिग्निफाई पोजीशन चाहिए, ठीक है, और हमको भाई इकोनॉमिक राइट चाहिए, सोशल लाइफ चाहिए, सारी राइट्स की मांग कर रहे थे। लेकिन 20th सेंचुरी में जो क्या होता है, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट था इसका
जो फोकस है ना वो शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर, बस हमको तो जी राइट टू वोट चाहिए, हमको तो सिर्फ वोट चाहिए। जो पहले इतनी सारी अधिकार की मांग कर रहे थे वो 20वीं सेंचुरी में किसकी मांग कर रहे थे, सिर्फ वोट की। और बोले तो हमको वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। अच्छा वोट चाहिए, ठीक है। ब्रिटेन में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आता है 1918 के अंदर, ठीक है, जहां पर वुमेन्स को राइट टू वोट दिया जाता है। लेकिन जो ये एक्ट था इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, जो वुमेन 30 से ऊपर की होगी उसको राइट टू वोट मिलेगा, और उसके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसके पास एजुकेशन होना चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर मांग रखी गई। अब वुमेन बोलती है अच्छा जी इतना सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है और बोले कि हम तुम्हारे लिए राइट टू वोट लेकर आए, बोलते हैं कि नहीं इसको रिड्यूस करो, ठीक है, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, फिर उसके बाद इसको रिड्यूस कर दिया जाता है। बाद में जब ये एफर्ट बनाए रखते हैं, अपना कंटिन्यू रखते हैं कि हमको राइट टू वोट चाहिए, वो भी पूरा चाहिए, 21 ईयर्स कर दिया जाता है, उसको रिड्यूस करके 30 से 21 कर दिया जाता है। और जो ये लगाया गया था कि ऑनरशिप होनी चाहिए किसकी प्रॉपर्टी की, वो भी हटा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन में भी सेम ये स्ट्रेटेजी चल रही थी, एलिजाबेथ ये सारी चीजें इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे अगर राइट टू वोट मिलेगा तो जो ये स्लेवरी सिस्टम है ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला राइट टू वोट मिलेगा स्लेवरी सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट वेव जब यूएसए की आती है तो उसमें 19, ठीक है, जो फेमिनिस्ट की फर्स्ट वेव थी, 19 अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहां पर क्या किया जाता है, राइट टू वोट किसको दे दिया जाता है, वुमेन्स को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा खासा अपना मिल गया, जो इसकी जितनी इन्होंने मांग करी उतना मिला इनको, ठीक है। ये सारा चीज चल रहा था। अगर ये तो हो गई हमारी वेस्टर्न स्टेट की कहानी, अगर हम नॉन वेस्टर्न का देखें तो उस टाइम पर इंडिया के अंदर फॉर्मेशन हो रही थी वुमेन एसोसिएशन की, कहां पर, मद्रास के अंदर 1970s में, ठीक है, जहां पे धनवंती रामाराव जो कि वुमेन की लिबरेशन की बात कर रही थी, ठीक है, उनके लिए कुछ राइट्स की बात कर रही थी कि इनको भी राइट टू डिवोर्स होना चाहिए, इनको भी अधिकार मिलना चाहिए कि डिवोर्स कर सके, ठीक है, इनको भी अधिकार मिलना चाहिए तलाक का, सिर्फ मैन के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए। वुमेन को भी राइट होना चाहिए कि इसका वोट का, इनको भी इक्वल रखना चाहिए किसके अंदर, कानून के अंदर, ठीक है। पहले इक्वलिटी नहीं थी हमारे सोसाइटी के अंदर, तो उस चीज की मांग करती है तब 1970s के टाइम पे, ठीक है। तो ये हुई हमारी फर्स्ट वेव, ठीक है। जितना इन्होंने मांगा फर्स्ट वेव वालों ने, इन्होंने राइट के ऊपर फोकस किया, राइट टू वोट मिलना चाहिए तो मिला, ठीक है। लेकिन बाद की अगर कहानी देखोगे ना बहुत इंटरेस्टिंग है, यूनिट पर जाके देखने का, ठीक है। एग्जामिन द मिकेल फुकॉट ए पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर, इनके बारे में बताने का है। मिकेल फुकॉट जो कि बहुत बड़े एक फ्रांस फिलोसोफर थे, ठीक है, हिस्टोरियंस थे और बहुत जाने माने बड़े ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर थे। इनका जो बाउंड्री था वो पॉलिटिकल साइंस तक नहीं था, इन्होंने सोशियोलॉजी भी पढ़ी थी, फिलोसफी भी पढ़ी थी, हिस्ट्री भी पढ़ी थी, बड़े बड़े थीमेटिक फील्ड में इनका नाम था, डील किया हुआ था, मेडिसिन, लिंग्विस्टिक, ठीक है, और पैनल प्रैक्टिस, प्रिजनर, सेक्सुअल कंटेक्स्ट, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने पढ़ाई की थी। तो जाने माने तो होंगे यार, है ना। इन्होंने 2 कॉम्प्लीमेंट्री मेथड किया, किसके ऊपर, वर्क के ऊपर। इन्होंने बोला एक तो आर्कोलॉजिकल नॉलेज ऑफ अर्ली वर्क, कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो पहला आपको जो आपने काम किया उसका नॉलेज है, एंड जियोलॉजिकल पावर होना चाहिए, ठीक है, जहां पर आप चीजों को अच्छे से निकाल सको, अच्छे से जियोलॉजिकल, जहां पर आप अच्छे से हर एक चीजों की स्टडी करते हो, ठीक है, जहां पर आपको चीजों पहले नहीं दिखाता, लेकिन हर एक चीजें, छोटी छोटी चीजें भी आप वहां पर कंस्ट्रक्ट करके, उनको छानबीन करके फिर उस चीज की एट द रिजल्ट उस चीज को लेकर आते हो, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, रिजेक्ट करते हैं फुकार्ट के आइडियाज को, ठीक है, बोलते हैं कि ह्यूमन इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या बोलते हैं, ये ह्यूमन इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ह्यूमन की इंडिपेंडेंट की मतलब ये लिबरलिज्म को क्या करते हैं, अगेंस्ट है, ये इंडिपेंडेंस के रिजेक्ट करते हैं कि ह्यूमन सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये अगेंस्ट है स्ट्रक्चरलिज्म और लिबरलिज्म के ऊपर, ठीक है। तो वही है कि लिबरल आइडियाज के क्या थे, अगेंस्ट थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर इनके वर्क की बात करें तो जियोलॉजिकल मॉरलिटी, ठीक है, जहां पर ये क्या करते हैं, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की बात करते हैं, सपोर्ट इस चीज की बात करते हैं, पावर ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है, पावर रिवाइवल ऑफ द डिस्कोर्स की बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन की बात करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप छोड़ देना वैसे तो, हाँ यहाँ से पढ़ने का है। ये किसके अगेंस्ट थे, ट्राइबल मॉडल के अगेंस्ट थे, बोलते थे मार्क्सिस्ट, लिबरल अगेंस्ट, ये अभी देखा हमने कि लिबरल आइडियाज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। फुकार्ट आर्ग्यू करते थे, देखो पावर ना मेरे पास है, ना किसी इंडिविजुअल के पास है। अगर आप चाहते हो ना कि पूरी पावर मेरे हाथ में आ जाए तो आप इस सपने को अभी तोड़ दो, ठीक है। बोलते कि पावर ना मेरे पास है ना आपके पास है, पावर एक पूरे जाल के अंदर होती है, वो पूरी सोसाइटी के अंदर होती है,
ठीक है, पावर हर एक इंसान के पास होती है। पावर ना यहाँ है ना वहां है, ये एक नेट लाइक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी सोसाइटी में चल रही होती है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो अपनी थ्योरी के अंदर पावर को बताते हैं। ठीक है, पावर का रिलेशनशिप बताते हैं। तो फुकाट यहाँ पे बोलते हैं कि पावर रिलेशनशिप के बीच में ये पूरा एनालाइज करते हैं, वो कुछ टेक्निक्स बताते हैं। तो पहले तो वो बोलते हैं कि देखो पावर का जो रिलेशन होता है ना, वो रिलेशन ऑफ पावर से होता है। ठीक है, सोशल रिलेशन से किसका रिलेशन होता है, पावर से। ठीक है, सोसाइटी के अंदर अगर आपका खुद का एक कल्चर होगा, ठीक है, वहां पर अगर आपका कल्चर है तो सिंपल सी बात है, जो आपके कल्चर के जो लोग होंगे वो आपसे थोड़ा कनेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, आपका रिलेशन बनने लगेगा। तो जो ग्रुप ज्यादा जो कल्चर होगा उसी के पास क्या होगा, पावर होगा। तो सोसाइटी के ऊपर हुआ ना, अगर आप खुद एक कल्चर के इंसान हो, ठीक है, आप किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहां पर आपका कल्चर बिल्कुल अलग है, तो सिंपल सी बात है आपके पास इतना पावर नहीं होगा। ठीक है, पावर इज अ फंडामेंटल बॉटम अप। बोलते पावर जो होती है ना, वो बॉटम टू अप लेकर जाती है। ठीक है, पावर क्या करती है, बॉटम टू अप लेकर जाती है। पावर एक पॉजिटिव होती है। ठीक है, पावर वो नहीं होती जो नेगेटिव है। ठीक है, जहां पर सिर्फ डोमिनेशन है वो पावर नहीं होगी। पावर हमेशा प्रोडक्टिव होती है, कंजर्वेटिव होती है, ना कि नेगेटिव होती है। ठीक है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव होती है, जो होती है ना पावर, वो होती है पॉजिटिव। ठीक है, वो बोलते हैं पावर का कोई रेजिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, जहां पर आप विरोध करते हो वो पावर नहीं होती है। जहां पर लोग विरोध कर रहे हैं कि हमको ये सरकार नहीं चाहिए, तो उस सरकार के हाथ में कोई पावर नहीं होगा। ठीक है, नॉलेज एंड पावर, इन दोनों के बीच में there is a mutually consequent and therefore it cannot be separated। वो बोलते हैं पावर और नॉलेज ये दोनों आपस में क्या करती है, कनेक्ट है। ठीक है, इनको कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, बोलते हैं जिसके पास नॉलेज है उसी के पास पावर है। ठीक है, फुकाट का ये कहना था। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि 3 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाँ, वो बोलते हैं कि पावर को आप डिसिप्लिन ही कैसे रख सकते हो। वो कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो पहले बोलते हैं हायरार्की ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, कि सोसाइटी के अंदर एक हायरार्की बना के रखो। ठीक है, एक ऊपर का वर्ग, फिर उसके बाद नीचे ऐसे रखो। ठीक है, वो बोलते हैं कि आपकी जो जजमेंट होनी चाहिए वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर किसी इंसान ने छोटा मोटा गलती कर दिया तो उसको छोटा मोटा पनिशमेंट दो ना, ऐसा नहीं कि सीधे उसके हाथ कटवा दो, पैर कटा दो, ऐसा नहीं। ठीक है, वो बोलते हैं आपकी नॉर्मल जजमेंट होनी चाहिए। अगर आपको पावर अपने हाथ में रखनी है ना, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। और किसी को पूरा सब कुछ नहीं देना है पावर। हायरार्की बनो सोसाइटी में और पूरा चीजों को देखते रहो, कंट्रोल करके रखो। ठीक है, सब चीजों को कंट्रोल करके रखो, एक नॉर्म्स बना के रखो, कुछ रूल्स बना के रखो सोसाइटी में। ठीक है, और जो आपकी जजमेंट होनी चाहिए वो पूरी श्योर होनी चाहिए। ठीक है, एग्जामिन करके पूरा जो आपका जो जजमेंट होना चाहिए ना, वो पूरा रियल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी बोल देना, इम्पार्शियल नहीं होने का है। ठीक है, इम्पार्शियल नहीं होना है, पूरा एग्जामिन करो, पूरा ऑब्जर्व करो चीज को, एंड देन फिर उसके बाद अपनी जजमेंट दो। ठीक है, बोलते हैं जो एग्जामिनेशन होना चाहिए ना, वो पूरा अच्छा होगा, तभी आपकी जो पावर है वो एक साथ चलेगी। ठीक है, और अब आपके पास पावर फिर बढ़ती चली जाएगी। तो ये उन्होंने नॉलेज और पावर के बीच में एक रिलेशनशिप बताया। ठीक है, आगे चलते हैं, डिस्कस द प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव डायमेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी। प्रोसीजर और सब्सटेंटिव डायमेंशन क्या होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, मतलब क्या ये 2 डायमेंशन है किसके, डेमोक्रेसी के। तो जो प्रोसीजर वाले हैं वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि देखो हमको इलेक्शन कराने का, सिर्फ इलेक्शन कराने का। इलेक्शन कब है रे बाबा, इलेक्शन कराने का, सबको राइट टू वोट होना चाहिए, सब पार्टिसिपेशन करे, बस इनका ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक बुक थी 1942 के अंदर, जो कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड द डेमोक्रेसी जोसेफ ने लिखी। ठीक है, ये बोलते हैं कि देखो हर एक इंडिविजुअल क्या करे, उनको डिसाइड मतलब उनको पावर होना चाहिए किसका, डिसाइड करने का कि वो किसको वोट देना चाहता है। ठीक है, और पूरा कंपटीशन होना चाहिए किसके अंदर, इलेक्शन के अंदर। ठीक है, सेम हनिंगटन का भी ये सेम वही था व्यू। ये फोकस करते हैं किसके ऊपर, सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर, कि हम अपनी सरकार को कैसे इलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ इनका फोकस ये होता है। इनका फोकस ये नहीं होता सरकार अपनी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी कैसे लेकर आए, लिबर्टी कैसे लेकर आए, लोगों को फ्रीडम कैसे दे, ये सब कुछ नहीं होता। वैसे उनको तो इलेक्शन कराने का, सबको राइट टू वोट होना चाहिए। ठीक है, ये गवर्नमेंट हमारी अलाइड गवर्नमेंट होती है, जहां पर कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होती है। ठीक है, तो प्रोसीजर जो हमारा डेमोक्रेसी है, यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन के ऊपर फोकस किया जाता है कि हर 5 साल में जितना भी टाइम टू टाइम क्या हो, प्रेडिक्टली इलेक्शन होते रहे। ठीक है, तो सिर्फ इनका जो कंसंट्रेशन था वो यही था। लेकिन जो हमारे सब्सटेंसिव, जो मैक्सिमलिस्ट डायमेंशन है, वो क्या कहता है कि देखो इलेक्शन होगा, फिर इलेक्शन होगा। ठीक है जी, सेम हम मानते हैं।
मानते हैं हम जो प्रोसीजर वाले थे इनका भी थोड़ा सा मान लेते हैं, लेकिन हम इस चीज को सोसाइटी के अंदर फोकस करेंगे कि सरकार आ गई है, उसके बाद क्या सोसाइटी जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, वो इक्वालिटी लेकर आए, सोसाइटी के अंदर फ्रीडम लेकर आए, ठीक है, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब की मांग करते हैं, ठीक है। ये मार्जिनलाइज सेक्शन की अधिकार की बात करते हैं, पुअर की, वुमेन की, हर एक सेक्शन की अधिकार की बात करते हैं, इन सभी को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो न्याय है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बातें करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े थिंकर्स थे जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन लॉके, रोसो, इमानुएल, ठीक है, जो कि बोलते हैं कि अच्छा खासा है भाई, हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दो हुए हमारे मैक्सिमलिस्ट एंड मिनिमलिस्ट, जहां पर मिनिमलिस्ट के अंदर इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन कराने का है, अच्छे से इलेक्शन कराने का है, उसके बाद जो सरकार आएगी उसके बाद उनका कोई वो ही नहीं होता, ठीक है, देखने का। एंड देन उसके बाद जो हमारा मैक्सिमलिस्ट था वो उसके बाद भी ध्यान देता है, ठीक है। राइट अ नोट ऑफ द फैक्टर इंपैक्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इंपैक्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल इक्वालिटी, दो ऐसे मेन आइडिया जो डेमोक्रेसी के जरूर होने चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो कि क्या बनाता है, डेमोक्रेसी को बढ़ाता है, ठीक है, ये लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है, ये डेमोक्रेसी को इंक्रीज करता है, ठीक है। जहां पर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी, गवर्नमेंट अपना खुद का रूल बनाएगी, तो वो क्या होगा, वो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होगी, ना कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, ठीक है। इस चीज को हमारे जेएस मिल, एरिस्टोटल क्या करते हैं, फेवर करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे कौन कौन से फैक्टर है जो कि इंपैक्ट करते हैं किसके ऊपर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर। तो आपको क्वेश्चन यही था, पहले आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंट्रोडक्शन में लिखना है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या करता है, डेमोक्रेसी को इंक्रीज करता है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है लोगों तक, ठीक है। अगर जहां पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा वहां पर गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप बन जाएगी, ठीक है। और जेम्स मिल इस और एरिस्टोटल ये जो है इस चीज को सपोर्ट करते हैं। इतना लिखने का, फिर उसके बाद फैक्टर लिखना है, ठीक है। ऐसा ही नहीं 20 नंबर का क्वेश्चन आया सीधा फैक्टर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फैक्टर इंपैक्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कौन कौन से फैक्टर जो इंपैक्ट करते हैं। पहला होता है साइकोलॉजिकली। आप क्या सोचते हो, एक इंसान है जो बिल्कुल बंद कमरे में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सरकार आ रही है, कौन से कानून आ रहे हैं, सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रे बाबा कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप कितना पार्टिसिपेट करते हो, वो भी मतलब आप कितना जागरूक हो अपने पॉलिटिक्स को लेकर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी क्या करता है, इंपैक्ट करता है आपके पार्टिसिपेशन को लेकर, ठीक है। आगे क्या है, सोशल फैक्टर, एजुकेशन लेवल। जिस इंसान के पास एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, जिसको अच्छा खासा एजुकेशन होगा, तो उसको अपनी सिविल राइट्स के बारे में पता होगा, ठीक है, अपने अधिकार के बारे में पता होगा और उस चीज की मांग भी करेगा, ठीक है। और सेक्स और एज, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, पार्टिसिपेशन के। अगर वुमेन की बात करी जाए तो बहुत से ऐसे एरिया है जहां पर, बहुत सी ऐसी सोसाइटी है जहां पर वुमेन को पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया जाता, बोलते कि आपको घर में रहने का है, ठीक है। ये सारी चीजें बोला जाता है कि देखो तुम अपना घर का काम करो, अपनी वो ड्यूटी पूरा करो, बस, ठीक है। कुछ कास्ट के लोगों को, जैसे हम पहले कास्ट सिस्टम देखे तो उस टाइम पर लोगों को कोई अधिकार ही नहीं था, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर है, आपके समाज की भी मैटर करता है कि वहां का समाज कैसा है, ठीक है, वहां पर वुमेन्स को अधिकार दिए जाते हैं नहीं दिए जाते, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी इंपैक्ट करती है। पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर की जो गवर्नमेंट जब कंपेन करती है, अपनी रैली निकालती है, ठीक है, तो उस चीज में आप पार्टिसिपेट करते हो या नहीं हो, ठीक है, वो भी क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंपैक्ट करता है। अगर आप रैली में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करोगे, कैंपेन में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करोगे, लोगों को वोट लोगों को कह रहे हो, जो आपके कैंडिडेट है उनको वोट दोगे, तो सिंपल सी बात है आप पार्टिसिपेट भी करोगे। अगर कल को कोई ऐसा कानून आता है जो आपको नहीं पसंद, तो आप उस चीज के अगेंस्ट भी जाओगे ना, क्योंकि आप पहले से पार्टिसिपेट करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो ये भी पॉलिटिकल फैक्टर भी क्या करता है, सोशल कैपिटल, आपका नेटवर्क कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे, आपकी सोसाइटी में, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनको कुछ नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या होती है, कैसी होती है, कि पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल अलग है। तो आपको क्या पता होगा, ठीक है। जो लोग आपसे बात ही नहीं करते होंगे किसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, तो आप भी उस चीज में इंटरेस्ट नहीं रखोगे, ठीक है। तो सोशल कैपिटल भी क्या करता है, इंपैक्ट करता है किसके ऊपर, पार्टिसिपेशन के ऊपर, ठीक है। राइट एंड नॉट ऑफ ऑटिपियन एंड साइंटिफिक सोशलिज्म। तो ये ऑटिपियन जो वर्ड है या फिर ऑटिपियन
जो ये हमारी टर्म है ये किसने दी थी? मार्क्सिस्ट ने दी थी। मार्क्स बोलते हैं जो मेरे से पहले जो सोशलिस्ट आइडियाज थे वो एग्जिस्ट करते थे ना, तो उनको हम ऑटिपियन सोशलिज्म बोलेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स उन आइडियाज को क्या बोलते हैं? ऑटिपियन सोशलिज्म बोलते हैं। बोलते हैं कि जो वर्ड है ना ऑटिपिया, ये ड्राइव होता है किससे? एक बुक नॉवेल थी किसकी? थॉमस मोरे की, जहां पर उनके टाइटल का नाम था ऑटोपिया। ऑटोपिया क्या होता है? ऑटोपिया एक इमेजिनरी आइलैंड होता है जहां पर आज तक किसी ने वो देखा नहीं है, बस इमेजिन करके रखा है। जैसे आप लोग इमेजिन करते हो, काश यार मेरे को ये मिल जाए, काश यार ऐसा हो जाए, काश काश, तो ऐसे ही सेम था। वो बोलते सेम ऐसे ही आइडियाज एग्जिस्ट करते थे किसके अंदर? सोशलिस्ट के अंदर। पहले जो मेरे से पहले सोशलिस्ट थिंकर के जो आइडिया थे, ठीक है, तो बोलते हैं वही वो आइडिया थे। वो बोलते हैं यहां पर क्या होता है कि यहां पर परफेक्ट होता है, हर एक चीज परफेक्ट होता है। इस आइलैंड के अंदर हर एक चीज परफेक्ट था, सोशली, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम, हर एक चीज, ठीक है। बोलते हैं यहाँ पर कोई शोषण नहीं होता था लोगों को, सभी लोग खुश रहा करते थे। तो ऐसे ही पहले जो सोशलिज्म के आइडियाज थे वो सेम ऐसे ही थे। जो हमारे बड़े बड़े थिंकर्स थे जो इस चीज को सपोर्ट करते थे, या फिर बड़े बड़े थिंकर थे किसके? ऑटोपियन सोशलिस्ट के। रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स, लुइस ब्लैंक, सिमोन, ठीक है, ये बोलते हैं कि ये सारे थे वो, ठीक है, जिनको मैं क्या बोलता हूँ? साइंटिफिक ऑटोपियन सोशलिस्ट थिंकर बोलता हूँ, ठीक है। साइंटिफिक सोशलिज्म जो कि वो खुद के सोशलिज्म को बोलते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं जो मेरा सिस्टम है ना, जो मेरे आइडियाज है वो है साइंटिफिक सोशलिज्म। भाई अपनी छाछ को कौन खट्टी बताएगा, ठीक है। तो हमारे क्या बोलते हैं कि देखो मेरा जो है ना वो पूरा साइंटिफिक है, ठीक है। बोलते हैं कि मैंने हिस्ट्री को जब पढ़ा था ना, मैंने एक मेथड यूज करा था, कौन सा? डायलेक्टिकल मैथडलिज्म, ठीक है, डायलेक्टिकल मैटरलिज्म। बोलते हैं जो मेरा पूरा था ना वो क्या है कि मैं एक प्रोवाइड करता हूं अपने पूरे मैकेनिज्म से कि मैं एक ऐसी सोसाइटी बनाता हूं जहां पर क्लासलेस सोसाइटी है, जहां पर कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा स्टडी किया है, मैंने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन किया है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। वो बोलते हैं मैंने हर एक सोसाइटी को देखा है, वहां पर दो तरह के ग्रुप मेरे को दिखे हैं, एक के पास है, एक के पास नहीं है, ठीक है। तो बोलते हैं जिनको हमेशा से दबाया जा रहा है वो है हमारे प्रोलेटरेट, वो हमारी वर्किंग क्लास, ठीक है। तो बोलते हैं कि मैं ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता हूं जहां पर पूरी पावर किसके पास है? प्रोलेटरेट के पास है, सोसाइटी बिल्कुल क्लासलेस हो, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहना चाहते हैं कि सोसाइटी बिल्कुल क्लासलेस हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को कौन प्रमोट करते हैं? मार्क्स। वो अपने आप को सोशलिस्ट साइंटिफिक सोशलिज्म कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर रिलेटेड टर्म? बोला था ना रे बाबा कि क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो ये टपक गया है, तो देखते हैं कि क्या है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस में क्या अलग है? देखो पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसी के अंदर एक छोटू सा पार्ट है क्या? पॉलिटिकल थ्योरी, जहां पर हम थ्योरेटिकली बातें करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स के अंदर थ्योरीज होती है ना, तो न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो ऐसे ही कोई भी साइंस नहीं है जिसके अंदर थ्योरी नहीं है, ठीक है। ऐसी हमारी पॉलिटिकल साइंस है जिसको हम थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं, वो हुई हमारी पॉलिटिकल थ्योरी, जहां पर बहुत सारे आइडियाज होते हैं, ठीक है। जो आइडियाज है उसको ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, जो इवेंट है जो हो रहा है, ठीक है, उस चीज को पूरा क्या करा जाता है? एक्सप्लेन किया जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी जो आपको समझाती है, एक्सप्लेन करती है उस इवेंट को, और अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर अपने वहां पर रेक्टिफाई करते हैं, अपनी खुद के वेज को अलग अलग वे से उसको पढ़ा जाता है और अपना खुद का वो आइडियाज को वहां पर आकर बताते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज जस्टिस, तो अलग अलग थिंकर अपना खुद का बताएंगे, थिंकर जस्टिस क्या होना चाहिए, क्या क्या राइट्स लेनी चाहिए, वो और वो, ठीक है, जो कि हमने बीपीएससी 103 के अंदर पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज अ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी हमने पढ़ लिया, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी में हम सिर्फ फिनोमिना को पढ़ते हैं, प्रोसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बाउंड्री कट है किसके अंदर? पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या होती है? पॉलिटिकल फिलॉसफी जो कि आपको जनरल आंसर देती है हर एक क्वेश्चन का, जैसे व्हाट इज जस्टिस, ठीक है। अब आपको क्या दिया जाएगा? जस्टिस क्या है, ठीक है। पहले तो आपको जस्टिस क्या है ये बताया जाएगा, एंड जस्टिस क्या होना चाहिए, ठीक है। अब पूछा जाए व्हाट इज जस्टिस, ठीक है। अगर आप जस्टिस के बीपीएससी 103 के अंदर पढ़ेंगे तो पहले जस्टिस को डिफाइन किया जाएगा,
ठीक है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। फिर उसमें बड़े बड़े थिंकर आएंगे, वो बताएंगे कि जस्टिस ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये है हमारा क्या, पॉलिटिकल फिलोसफी, जो कि नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी होते हैं, जहां पर बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं वो अपने आइडियाज को बताते हैं। ठीक है, हर एक फिलोसफर थ्योरिस्ट हो चुका है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर एक थ्योरिस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर नहीं हो सकता। जिस इंसान ने पीएचडी कर रखी है वो एक थ्योरी लिखेगा, वो थ्योरिस्ट कहलाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान ने कोई भी बुक लिखी है, कोई भी थ्योरी लिखी है, तो वो फिलोसफर नहीं कहला सकता। ठीक है, उसके लिए उसको पीएचडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हुआ किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, बोलते हैं कि पॉलिटिकल फिलोसफी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो कि आपको बताती है क्या बेस्ट है, पूरा समझाती है हर एक चीजों के बीच में, जिन्होंने मास्टर कर रखा है उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारे बड़े बड़े थिंकर्स हैं उन्होंने उस चीज के ऊपर पूरा मास्टर कर रखा है, तो आपको वो चीजें बताते हैं क्या होना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा। ठीक है, अलग अलग वे से। पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, ये थॉट पूरी कम्युनिटी का भी हो सकता है, ये कोई राइटिंग स्पीच वगैरह हो सकते हैं किसी भी सेशन के। ठीक है, कोई कमेंट हो सकता है, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, कोई ट्रीटी हो सकती है, कोई आर्टिकल, स्पीच वगैरह, ये सारी आपके पॉलिटिकल थॉट हो सकते हैं। ठीक है, थॉट आपका क्या सोच है, तो वो हमारा पॉलिटिकल थॉट हुआ। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटिकल थॉट हुआ। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सिस्टमैटिक होती है। क्या होती है, सिस्टमैटिक है। यहां पर ये यूनिवर्सल है, जैसे कि जॉन स्लॉक, वो फादर है किसके, मॉडर्न आइडियोलॉजीज के। आइडियोलॉजी जैसे कि हमारी कैपिटलिज्म, ठीक है, जो कि बात करती है पूरा सेक्टर, हर एक इंडिविजुअल को क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन सिस्टम होना चाहिए, तो उनका ये आइडियोलॉजी है। ठीक है, और हमारे जो क्या है, जो हमारे वो थे यूएसएसआर वाले, वो क्या चाहते थे, कैपिटलिज्म। ठीक है, सॉरी कैपिटलिज्म बोल रही है, सोशलिज्म चाहते थे कि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास हो, तो उनका वो आइडियोलॉजी है। बड़े बड़े हमारे थिंकर्स के बारे में बात करें, कार्ल मार्क्स जो कि मार्क्सिज्म के आइडियोलॉजी को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी आपको आइडियोलॉजीज मिल जाएगी, फैक्सिज्म, नाजीज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म। जो लिबरलिज्म होते हैं वो किसके आइडियाज को फेवर करते हैं कि हर एक इंसान को लिबर्टी हो। कम्युनिज्म जो गवर्नमेंट की बात करेंगे, नाजीज्म जो हिटलर की बात करेंगे। ठीक है, तो जो डिक्टेटरशिप की बात करेंगे, तो ये क्या हुआ, पॉलिटिकल फिलॉसफी हुआ। ठीक है जी, व्हाट इज अ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स जो कि हमारा ग्रीक वर्ड से, पॉलिस वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है सिटी या स्टेट। क्या होता है, सिटी या स्टेट। ठीक है, ठीक है जी, पॉलिटिक्स स्टेट क्या होता है, सॉरी सिटी एंड स्टेट। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है, बस इतना ही लिखना है इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद अपना व्हाट इज पॉलिटिक्स पे आ जाना। हर एक इंसान का अपना खुद का अलग मीनिंग होता है पॉलिटिक्स को लेकर। ठीक है, कोई ना कोई आइडिया तो आपको होगा ही पॉलिटिक्स क्या है, हर किसी इंसान के अंदर अलग आइडिया होता है। कोई बोलता है कि ये एक स्ट्रगल है पावर को लेकर, जहां पर लोगों में हमेशा क्या लगी रहती है, लड़ाई करते रहते हैं कि मेरे को पावर चाहिए, मेरे को अपनी सरकार बनानी है, वो और वो। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि देखो ये एक एग्रीमेंट है, जो कि पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, स्टेट इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कि किस पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, ये पॉलिटिक्स है। मार्क्स वेबर कहते हैं कि देखो पॉलिटिक्स ऐसी चीज नहीं है, पॉलिटिकल एक प्रोफेशन है। ठीक है, इन्होंने अपना एक लेक्चर दिया था 1918 में, जहां पर वो बताते हैं पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है। आप पर अलग अलग वो देखोगे क्या है कि जो हमारे, आप खुद देखो, आप क्या, आपसे पूछे व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो आपका ना अलग ही नजरिया होगा पॉलिटिक्स को देखकर कि बड़े बड़े नेता लोग जो घोटाला करते हैं वो पॉलिटिक्स है। ठीक है, कुछ लोग बोलते होंगे कि देखो तुम मेरे साथ पॉलिटिक्स मत खेलो, अगर आप किसी को कुछ बात बोलोगे ना और वो जाके 3-4 बात लगा के किसी को और बोल देगा, तो आप बोलोगे मेरे साथ ये ना पॉलिटिक्स वगैरह मत खेलो। ठीक है, राजनीति मेरे साथ ना करो। ठीक है, तो हर एक इंसान का अपना खुद का नजरिया है। ठीक है, मार्क्स वेबर कहते हैं देखो पॉलिटिक्स ये नहीं है जहां पर लड़ाई हो इस चीज को लेकर, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिकल एक प्रोफेशन है, सॉरी पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है। ठीक है, जहां पर एक इंडिपेंडेंट लीडर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जहां पर एक इंडिपेंडेंट लीडर होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो एक्शन लेता है पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो वो कैसा एक्शन होगा वो आपको आगे बता देगा। आज के टाइम पे पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, कोई ऐसा लीडर है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, कोई ऐसा लीडर है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो आपकी पॉलिटिक्स हुई। ठीक है, पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है, जैसे हर एक इंसान एक टीचर बनना चाहता है ना, तो ऐसी पॉलिटिक्स के अंदर एक प्रोफेशन है जहां पर लीडर आना चाहते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट लीडर वो क्या हुआ, पॉलिटिक्स हुआ। आगे क्या बोला जाता है, जहां पर ये लीडर क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर लीडरशिप एग्जिस्ट करती है, वो आपकी पॉलिटिक्स होगी। जैसे कोई भी
ऐसी चीज है जहां पर लोग मूवमेंट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब जो उनका लीडर है वो अच्छा खासा है, वो अच्छा डिसीजन लेता है, तो वो पॉलिटिक्स हो सकती है, वो पॉलिटिक्स होगी। जहां पर घोटालाबाजी हो रही है वो पॉलिटिक्स नहीं होगी, ठीक है। जब ये मैंने लेक्चर पढ़ाया तो थोड़ा सा वीडियो ऐप को पता नहीं स्लाइड वगैरह क्या हो रही थी, तो इस चीज को मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ इसलिए, ठीक है, जो आपको ये अब यहाँ पर समझ में आ जाए। तो पॉलिटिक्स इन्होंने क्या बोला, पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि जहां पर घोटालाबाजी होगी वही पॉलिटिक्स होगी। पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है, ठीक है, जैसे आप टीचिंग वगैरह करना चाहते हो। और पॉलिटिक्स कहां पर प्रेजेंट होगी, जहां पर एक लीडरशिप क्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, वहां पर आपकी पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। आज के टाइम पर देखें तो पॉलिटिक्स को लेकर क्या सिनेरियो, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, मैन को सपोर्ट किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, कि मैन इलेक्शन के अंदर खड़ा होना चाहिए, उसी को वोट देना चाहिए, उसी को सपोर्ट मिलेगा, वह पॉलिटिक्स होगी। कास्ट पॉलिटिक्स, आप जनरल वर्क, आप इस जाति के हो, आप इस कास्ट के हो, तो आपको अच्छा खासा वोट मिलेगा, आपको इलेक्शन में खड़े होने का है। पावर पॉलिटिक्स, जी आप खड़े हो जाइएगा, आपके पास बहुत पैसा, आपकी लोग बहुत सुनते हैं। रेसिकल पॉलिटिक्स, ये हमारे यहाँ पर नहीं होता रेस को लेकर, ये हम वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा होता है, अमेरिका में लाइक, ठीक है, तो वहां पर पॉलिटिक्स रेस को लेकर ज्यादा होती है कि आप तो वाइट हो, आपको ज्यादा वोट मिलेगा, तो आपको खड़े होने का है, ठीक है, आज के टाइम पे ये। लेकिन अगर हम नैरो सेंस में देखें ना, हर जगह पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है। आपकी लाइफ को हर एक जगह क्या करती है, जो इफेक्ट कर रही है ना, वो पॉलिटिक्स है, ठीक है, ठीक है, वो है पॉलिटिक्स। वो बोलते हैं पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है ना जिसको कोई भी क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं हो सकता, ठीक है। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी अलग नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्वेश्चन होते हैं, बोलते हैं कि कैसे पावर को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। अगर पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर हम पावर का यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये होती है पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन होते हैं किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। अगर हम पॉलिटिक्स को वैसे डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम उसका नेचर देखें क्या है, तो पॉलिटिक्स बोलते हैं पॉलिटिकल एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर पूरा ग्रुप एक कलेक्टिव डिसीजन तक पहुंचता है, ठीक है। बहुत सारी मीटिंग वगैरह करा के अलग अलग मेंबर होते हैं, उनकी सुनकर, ठीक है, जहां पर अलग अलग ग्रुप के आपको मेंबर दिखेंगे और सबका अपना अलग अलग व्यू होता है, फिर उसके बाद वो कोई कलेक्टिव डिसीजन पर पहुंचते हैं ना, वो होती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का नेचर क्या होता है, बोलते हैं कि कोई कलेक्टिव एक्टिविटी होना जहां पर हर एक कॉमन मेंबरशिप की सुनी जाना, ठीक है। पॉलिटिक्स जहां पर डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, इनका कोई गोल नहीं होता है, ठीक है, अगर गोल होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। और पॉलिटिक्स वो नहीं होती जहां पर हमेशा लोग हमेशा एग्री कर रहे हैं, जैसे कोई ऐसी कंट्री है जहां पर कोई गवर्नमेंट है, वो हमेशा कोई ऐसा लॉ लेकर आती है जहां पर लोग हमेशा राजी करते हैं, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, वो पॉलिटिक्स नहीं होगी। जहां पर लोग डिसेंट नहीं दिखाएंगे वो पॉलिटिक्स, डिसेंट नहीं दिखाएंगे वो पॉलिटिक्स नहीं होगी, वो खोखली पॉलिटिक्स होगी, ठीक है। बोलते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर जहां पर कम्युनिकेशन होगा लोगों के बीच में, सिटीजन्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, दोनों के बीच में जहां पर क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, वो होती है पॉलिटिक्स। ऐसा नेचर होता है पॉलिटिक्स का, ठीक है। पॉलिटिकल जो डिसीजन होंगे वो कौन लेगी, वो गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, वो पॉलिसीज के थ्रू लेकर आएगी, ठीक है। पॉलिटिक्स का जो प्रोसेस होता है वो कलेक्टिव डिसीजन पर होता है, ठीक है। और पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिससे ह्यूमन क्या नहीं हो सकता, स्किप नहीं कर सकता, वो कभी अलग नहीं कर सकता, वो कभी भी उसको अवॉइड नहीं कर सकता। एरिस्टोटेल ने बोला था कि पॉलिटिक्स से ना, पॉलिटिकल जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो ह्यूमन बीइंग है वो पॉलिटिकल एनिमल है, वो जितना भागेगा ना वो भाग ही नहीं सकता उस चीज से, ठीक है, ठीक है। तो सिवली ने क्या बोला, पॉलिटिकल एक्शन एक ऐसी चीज है, वो बोलते हैं पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां पर कोई कॉमन प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जहां पर कोई कॉमन प्रॉब्लम होती है तो उस चीज का कॉमन सॉल्यूशन निकालना, ठीक है, रीजनेबल कॉमन सॉल्यूशन निकालना, वहां पर पॉलिटिक्स होती है, जहां पर लोगों की चॉइस होती है, ठीक है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना, तो वो पॉलिटिक्स होगी, ठीक है। जहां पर लोगों की सुनी जाती है वो पॉलिटिक्स होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू थ्योरी क्या होती है, इस चीज को एलैबोरेट कीजिएगा। मार्क्स डेवलप करते हैं किस थ्योरी को, सरप्लस वैल्यू को, ठीक है। वो एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन की कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर कैसे लोगों का शोषण किया जाता है, ठीक है। वो बोलते हैं कैसे उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। वो बोलते हैं वो एक थ्योरी देते हैं, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि वो 4 फैक्टर बताते हैं कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर 4 फैक्टर बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। पहला लेबर,
ठीक है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री बनाना चाहते हो, कपड़े की, पेंसिल की, कोई भी, तो लेबर होना चाहिए ना। अगर आप कपड़े की इंडस्ट्री खोल रहे हो तो मुझे बताओ बिना वर्कर्स के आपकी इंडस्ट्री बन जाएगी? नहीं, लेबर चाहिए, उन कपड़ों को बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। और लेबर एक ऐसी कमोडिटी है जिसको आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, ठीक है, अदर कमोडिटी के साथ। बोलते हैं आगे क्या फैक्टर है? प्रोडक्शन, लेबर, अदर फोर फैक्टर। हाँ, वो बोलते हैं कि लेबर एंड देन उसके बाद लैंड, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 फैक्टर है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है? लेबर है, क्योंकि वो प्रोडक्शन को बनाता है, उस चीज को बनाता है, ठीक है। लैंड, अब आप कोई भी बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास जमीन होनी चाहिए। रोड पे बैठ के थोड़ी नहीं आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। कैपिटल, अबे भाई मशीन वगैरह भी होनी चाहिए। खाली कमरे में आप सीधे कंपनी बना के बैठ गए हो कि देखो जी मेरी ये फैक्ट्री है, मैं यहाँ पर काम करूंगा, तो वो कोई नहीं होगी। ऑर्गेनाइजेशन, आप अकेला अपनी मार्केट नहीं खोल सकते हो, ठीक है। तो बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या? जल्दी से बताओ, लेबर, ठीक है जी। अगर लेबर नहीं होगा तो फिर आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा रे, ठीक है। तो लेबर बहुत जरूरी है। बोलते हैं लेबर ना बहुत यूनिक होता है। कैसे? वो ना वैल्यू क्रिएट करता है। अब वैल्यू कैसे क्रिएट करता है? बोलते हैं कि देखो क्या है ना कि जो वर्कर होते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि एक, मैं यहीं से आपको समझा देती हूँ, इतना इसमें क्या घुसना। बोलते हैं कि देखो जैसे हमारे रामलाल जी है, तो ये महीने की इनको तिहाड़ी मिलती है 15,000, महीने का 15,000 इनको पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूरा टी शर्ट देखे तो इन्होंने टी शर्ट की कंपनी में काम करते हैं जहां पे इनको 15,000 महीने का मिलता है, ठीक है। लेकिन जो इनका काम है ना वो पूरा 25,000 का है, ठीक है। ये पूरा जो काम करते हैं महीने के अंदर वो 25,000 का बिकता है, ठीक है। अब जो 10,000 प्रॉफिट जाएगा वो किसके पास जाएगा? जल्दी से बताओ, कंपनी वालों के पास, ठीक है। तो वैल्यू किसने क्रिएट की? अबे वो बनाया किसने? जल्दी से बताओ, वर्कर ने, ठीक है, लेबर ने। तो वैल्यू किसने क्रिएट किया? लेबर ने, ठीक है। तो इसी को वो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू बोलते हैं, जहां पर आपका लेबर क्या क्रिएट करता है? मोर वैल्यू क्रिएट करता है, ठीक है। वो बेचारा 15,000 कमा रहा है लेकिन उसका 10,000 किसको जा रहा है? कंपनी को जा रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं मार्क्स ऐसे ही तो लोगों को क्या करा जाता है? एक्सप्लॉइट किया जाता है, वर्कर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। बोलते हैं ये सब खत्म होना चाहिए। वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। बोलते सारा पैसा ना बुर्जुआज के हाथ में जाता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है। इन्होंने 2 नाम रखा था, 2 नामकरण करे थे। एक तो इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट वालों को बुर्जुआज बोला था और देन उसके बाद वर्किंग क्लास को इन्होंने प्रोलेटरेट बोला था। तो इन 2 नामों को जरूर याद रखने का है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है? आगे आपका व्हाट इज अ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? व्यू, एडम बर्ग का व्यू बताइएगा। तो कंजर्वेटिव जो कि हमारे लेट 80th सेंचुरी में जो रिएक्शन आए थे, ठीक है। फ्रांस रेवोल्यूशन आता है तो कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई तुम क्या चेंजेस लेकर आ रहे हो, ये चेंजेस मत लेकर आओ। बोलते नहीं नहीं, पहले जो आइडिया थे वो ही रहने चाहिए। कंजर्वेटिव बिलीव करते हैं कि सोसाइटी एक ऑर्गेनिक व्यू है। हर एक इंसान क्या करता है? अपनी सोसाइटी से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव क्या बोलते हैं? अपने ट्रेडिशन को, अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की बात करते हैं। ये जो नई चेंजेस होते हैं इन चीज के अगेंस्ट होते हैं, रिएक्शनरी होते हैं, ठीक है। आगे क्या है? जो बोलते हैं ह्यूमन क्या है? इम्परफेक्ट है। बोलते हैं ह्यूमन को नहीं पता रे बाबा, जो वो करेगा उसका कर्मा का फल क्या होगा। तो बोलते हैं कि तुमको कोई चेंज करना ही नहीं है। जब तुमको यही नहीं पता तो रिजल्ट क्या निकलेगा आपके कामों का? तो बोलते हैं मत करो ना चेंज, जो चला हुआ रहा प्रथा उसको चलने दो। बर्ग जो कि इसके बड़े से सपोर्टर थे, किसके? कंजर्वेटिव। बोलते हैं अगर वो चेंज करे ना तो वो धीरे धीरे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रातों रात में आपने सब कुछ चेंज करके रखा है, नहीं। वो बोलते हैं रिवोल्यूशनरी नहीं होना चाहिए, धीरे 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 चेंजेस आना चाहिए, ठीक है। कंजर्वेटिव अपोज करते हैं किसको? लिबरल आइडियाज को, ठीक है। बोलते हैं किसी को कोई फ्रीडम नहीं होना चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए तो एक ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करो अपनी, वही आपका फ्रीडम होगा, ठीक है। कुछ फीचर्स है किसके अंदर? कंजर्वेटिव के अंदर। वो बोलते हैं कोई ना कोई पावर होनी चाहिए, कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर। हायरार्की होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। वो रिस्पेक्ट करते हैं किसका? ट्रेडिशन को। बोलते हैं कि ट्रेडिशन होना चाहिए, अपने ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करो। वो रिलीजन को ज्यादा फेवर करते हैं। बोलते हैं प्रकृति के अंदर जो कानून बने हुए आ रहे हैं इन चीज को सपोर्ट करते हैं। बोलते हैं सोसाइटी ऑर्गेनिक है, जैसे आपके आंख, नाक, कान सब मैटर करते हैं ना आपके लिए, ठीक है। बिना नाक के आप सांस नहीं ले सकते, बिना आंख के आप देख नहीं सकते, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं फ्री मार्केट होना चाहिए, गवर्नमेंट लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। अब बर्ग का क्या व्यू था? तो बर्ग जो कि हमारे क्या थे, ये बड़े से सपोर्टर थे, ठीक है। कि क्या बोलते हैं? देखो मैं क्या बोलते हैं कि मैं फेथ, एक सेकेंड यार,
बिलीव ऑन द ट्रेडिशन ऑफ द सिंपैथिक पार्टिकल ऑफ ग्रेफियर। हाँ, जो बग थे वो फेद करते थे किसके ऊपर, पास्ट के ऊपर, ठीक है। बोलते हैं जो पास से जो चली हुई आ रही है ना चीजें, इन चीज को ये क्या करते हैं, फेवर करते हैं, ठीक है। नेचर, जो ह्यूमन नेचर है, ये ट्रेडिशन आउटलुक होता है इनका, ठीक है। तो इन सब चीजों को ये काफी फेवर करते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव थिंकर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, देखो पहले तो इन्होंने क्या बोला कि ये फेथ इन द पास्ट, एडमायर इन द प्रेजेंट, ठीक है। ये पास्ट के अंदर जो चीजें चली आ रही है, जो कानून बने हुए आ रहे हैं, इन सब चीजों को ये क्या करते हैं, फेवर करते हैं। इनोवेशन के अगेंस्ट होते हैं, चेंजेस के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन नेचर को ये फेवर करते हैं, अपने ट्रेडिशनल आउटलुक को ये फेवर करते हैं। तो इन सब चीजों से हम बोलते हैं कि क्या है, कंजर्वेटिव थिंकर है, ठीक है। इनका राइटिंग के अगर देखें तो इन्होंने स्टेटस क्वो की बात किया, जहां पर ये बोलते हैं कि सोसाइटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आने का, ठीक है। बोलते हैं कि नथिंग वी लूज, जो सिस्टम चला आ रहा है ना वो चला आना चाहिए, बोले कोई चेंजेस नहीं चाहिए रे बाबा हमको, ठीक है। वो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कंजर्वेटिज्म, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जहां पर लोग फेवर करें किसको, स्टेटस क्वो को, मतलब कोई चेंजेस नहीं चाहिए, जो प्रथाएं चली आ रही है वो चली रहे, ठीक है। तो बोलते हैं कि एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। अब ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है तो एक कंजर्वेटिव फिलॉसफी बनाओ, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला अपनी राइटिंग के अंदर, ये क्या बोलते हैं कि देखो स्टेटस क्वो बिल्ड करने का है, फिर अपना एक मतलब प्रिजर्व करने का है कि इसको स्टेटस क्वो को जो पहले से जो चली हुई आ रही है प्रथाएं उनको बचा के रखने का है। फिर उसके बाद अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ग्रुप बनाओ, ठीक है, जो इस चीज़ को सपोर्ट करे। फिर उसके बाद अपना एक फिलॉसफी बनाओ, ठीक है, जिसको सपोर्ट करते हैं स्टेटस क्वो को। राइट, शॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इलेक्शन। डेमोक्रेसी, इलेक्शन जरूर होता है। डेमोक्रेसी आपको बताया है, डेमोस प्लस पीपल है, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी लेकिन बता देती हूँ। इलेक्शन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्शन की बात की गई है तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ। इलेक्शन प्रोसेस जहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि हर एक इंसान को क्या होता है, वोट होता है, राइट टू वोट होता है। सभी इंसान क्या करते हैं, सभी लोग सिटीजन क्या करते हैं, वोट करते हैं। हर एक इंसान को पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसीज के ऊपर बेस कर दिए जाते हैं, मतलब हर एक जगह पर क्या कर दिया जाता है, एरिया को बांट दिया जाता है जहाँ पर हर एक इंसान कॉमन सिटीजन क्या करता है, वोट करता है, ठीक है। सीक्रेट बैलेट के थ्रू आपकी वोटिंग होती है कि आप किसी को बताते नहीं हो कि भाई जी हमने ये वोटिंग किया था, आपको नहीं किया, ठीक है। आपकी जो चॉइस है उससे आप वोट करते हो, ठीक है। ये इलेक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अनाउंस करने में, डेट को, नॉमिनेशन फिल करने में, ठीक है, पूरा रूल्स और रेगुलेशन बनाने में, ठीक है। उसके बाद जो पूरी छानबीन लेने की, जो हमारा जो पूरी मतलब इन्फॉर्मेशन निकालने का, ठीक है, जो लीडर खड़ा हुआ है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन को विड्रॉ करने में, फाइनल लिस्ट जारी करने में, कौन कौन से बड़े बड़े हमारे जो लीडर है वो खड़े हो रहे हैं, ठीक है। कंपेनिंग कराने में, वोट को कास्ट करने में, ठीक है। तो ये सारे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसके बाद क्या क्या होता है, मतलब सारे क्या क्या रोल है इलेक्शन में। पहले तो एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी बड़ी पार्टी जैसे बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी क्या करती है, अपने में से कोई कैंडिडेट को खड़ा करती है, कोई से भी एरिया में से, ठीक है। बोलती है कि तुम यहाँ से खड़े हो जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद तुम यहाँ से जो लीडर बनने का वो बने हुए, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेशन, अब हमारा जो कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट कर लिया गया है एंड देन उसके बाद क्या होता है, उसको एक नॉमिनेशन फाइल फिल करना पड़ता है, ठीक है। वो उसको फिल करता है, उसके अंदर वो पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखता है कि कहीं मतलब क्या है, मतलब वो पूरा सब कुछ लिखता है अपने बारे में, जो जो उसकी चीज़ें होती है, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन वगैरह, जो उसकी एज है, ये सारी चीज़ें वो लिखती है। अगर नॉमिनेशन एलिजिबल है तो ठीक है, वरना उसको नॉमिनेट कर दिया, सॉरी रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सिंबल, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल दिया जाता है। सिंबल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, जिस इंसान को इलिटरेट है, मतलब जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, उसको सिंबल देखकर पता चल जाएगा कि देखो मेरे को ये कैंडिडेट का वोट करने का है। ये मेरे से बोल के गया था कि जो हमको वोट करने का, तो मैं इसको वोट करूँगा, ठीक है। इस चीज़ मेरे आइडियाज़ को फेवर कर रहा था, मैं इसको वोट करूँगा, ठीक है। ये हेल्प करता है कैंडिडेट, अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है एक ऐसी जगह जहाँ पर जो कैंडिडेट है वो खड़े हुए सेम नाम के, उसका नाम भी राहुल, उसका नाम भी राहुल, ठीक है। तो वो सिंबल से पकड़ लेगा ना कि इसका सिंबल क्या था, पंखा था, इसका सिंबल क्या था, कूलर था, ठीक है। तो पंखा को वोट करेगा, ठीक है। द रिजेक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, और पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है उससे भी हमको सिंबल से पता चल जाता है कि ये जो हमारा पंखा वाला था ये हमसे ये बोला, ये इस चीज़ को करने को बोला, तो हम इसको वीडियो वो करेगा, वोट करेगा। कंपेनिंग,
कैंपेन होती है, लोग घर घर जाकर, जो हमारे कैंडिडेट होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होते हैं, वो घर घर जाते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि हमको वोट दिए दादी जी, हमको वोट देने का है, ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। तो ये कैंपेनिंग होती है एंड देन फिर उसके बाद वोट होती है, फिर वोट जो उसको ज़्यादा वोट मिलती है वो क्या बन जाता है, वो अपनी सरकार बना लेता है, ठीक है। तो ये हमारा सारा कुछ हुआ, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर तो नहीं भाई, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी तो प्लीज़ मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब ये कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए, इसके बाद ये आपको खुद करने का, फर्स्ट वेव बताने का अभी पढ़ाया था, ठीक है। लियोटार्ड का व्यू बताना है, तो मैंने पहले जो क्वेश्चन पेपर कराया था, इससे पहले एक और पार्ट डाला है मैंने क्वेश्चन पेपर का, उसके अंदर एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये डेमोक्रेसी के 2 डायमेंशन अभी पढ़ाए हैं। 1 थ्योरी, डेमोक्रेसी को लेकर एक थ्योरी लिखनी है, रैडिकल, लिबरल, जो आपको थ्योरी याद आ रही है उस टाइम पर उसके बारे में लिखना है। इंपेरिकल नॉर्मेटिव अप्रोच अभी पढ़ाया है, ठीक है। क्लासिकल एंड मॉडर्न लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर कराया है। क्लासिकल लिबरलिज्म अभी पढ़ाया है। व्हाट इज द रेडिकल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रेडिकल थ्योरी का क्या कहना है रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, या फिर आपको रिप्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन कर लेना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, एक बार नहीं बोल रही, कई बार बोल रही हूँ कि इन सारे क्वेश्चन को हल्के में मत लेना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छा खासा अच्छा स्कोर करना है सबको, और मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। अगर कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो आपको सीधा मेरे से पूछने का है, ठीक है। अगर किसी को क्लास की PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है जी। So bye, take care, all the very best.